इसके हमने कैरियर ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, जिसके केस में हमने कोर ट्रांसपोर्ट और यूनिपोर्ट की बात करी। कोर पोर्ट के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अगर दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक साथ जा रहे थे तो सिम्पोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाते एक साथ तो एंटीपोर्ट। और एक मॉलिक्यूल अगर एक बार में जाए तो यूनिपोर्ट। ठीक है। और किसकी वजह से हो रहा था वो? कैरियर प्रोटीन की वजह से। उससे पहले हमने बात की थी किसकी? चैनल की। अभी बात करेंगे हमें किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर होगा, टुवर्ड द ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अपहिल प्रोसेस से फिर डाउनहिल पसीने कब आए थे? तब बैक में ऊपर जा रहा था। कौन सा कहलाएगा? दिस वन था अपहिल प्रोसेस। एनर्जी यूज होगी या फिर नहीं होगी? एनर्जी या फिर एटीपी। प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर नहीं होगी? ये जो प्रोटीन है ऐसे की जो एटीपी का कंजप्शन करेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन थी, मेम्ब्रेन की प्रोटीन थी, बट वो विदाउट एनर्जी कंजप्शन टेक करती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन है वो क्या करेगी? एनर्जी का यूज करेगी। तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों में प्रोटीन की नीड होती है, बट वहां पर टुवर्ड द ग्रेडियंट और यहाँ पर क्या है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। वहां पर एनर्जी का यूज नहीं था और यहाँ पर क्या हो? एनर्जी का यूज। ठीक है। तो प्रोटीन इज यूज, प्रोटीन का यूज होगा। सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो सकते हैं फिर नहीं हो सकते? अगर वो सारी की सारी प्रोटीन जो भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, अगर वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाए, मैक्सिमम सभी अपना काम करने लगे तो क्या जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट कैन अचीव हो सकता। इसके अंदर जो प्रोटीन होगी दैट विल बी द मोबाइल इनिटर। मोबाइल इनिटर का मतलब कि वो ऐसे नहीं कि सारे दिन फोन पे लगी रहेगी, मतलब कि वो मूवमेंट करने वाली मूवमेंट होगी, अपनी पोजीशन को वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो मान लो मैं बोलता हूं कि इधर है लोअर कंसंट्रेशन है और इधर क्या बेटा? हायर कंसंट्रेशन। कोई प्रोटीन है जो इसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ये प्रोटीन है। कैसे? ये आई दैट इज द इनएक्टिव प्रोटीन है ना, आई इनएक्टिव प्रोटीन। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड था वो इधर क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब ये प्रोटीन कैसी है? इनएक्टिव है। अब ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव कब होगी? तब इसके साथ में एटीपी का ब्रेकडाउन हो, एटीपी टूटे। एटीपी तोड़वाने के लिए कौन होगा? काइनेज होगा। यहां पर एंजाइम ने काम किया काइनेज। काइनेज एंजाइम ने काम किया। किसके अंदर टूटेगा? एडीपी प्लस में फॉस्फेट। तो यहां पर एडीपी प्लस में फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट आयन है इट गेट फिल्ड विद द इनएक्टिव प्रोटीन। इसके साथ में जुड़ेगा? इनएक्टिव प्रोटीन के साथ में जुड़ा। तो बेटा जैसे ही इस प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा तो जो इसकी इतनी बड़ी एक्टिव साइट थी जो इनएक्टिव हो गई थी वो कैसे जाएगी? एक्चुअली में एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से वो कुछ शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट से पहले यहाँ पर क्या चीज बाइंड करेगी? फॉस्फेट। बेटा जैसे ही फॉस्फेट बाइंड होगी इस इनएक्टिव प्रोटीन के साथ में, नाउ दिस प्रोटीन गेट एक्टिव। क्योंकि कन्फर्मेशन स्थिति देखो पहले ऐसी थी, अब ये कैसे हो गई? छोटी। तो एक्टिव साइट क्या हो गई? यहाँ पर फंक्शनल हो गई। दिस वन इज द एक्टिव, नाउ दिस वन इज द एक्टिव। फिर से रिपीट करता हूं। इनएक्टिव थी स्टार्टिंग में, सबस्ट्रेट यहां से क्या हो रहा था? लूज हो रहा था, क्योंकि एक्टिव साइट यहां पर क्या थी? लूज थी। तो सबस्ट्रेट जो पकड़ा हुआ था वो छूट गया। अब इसको फिर से यहाँ पर एक्टिव करवाने के लिए एटीपी टूटा, किसने तोड़ा? काइनेज एंजाइम ने।
एडीपी प्लस में फॉस्फेट। फॉस्फेट बाइंड हुआ किसके साथ में, इसी इनएक्टिव प्रोटीन के साथ में, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, एक्टिव प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक्टिव प्रोटीन यहाँ पे बन गई। अब ये जो एक्टिव प्रोटीन बनी है बेटा, ये मूवमेंट करके किसके पास में जाएगी, नाउ दिस प्रोटीन मूव टुवर्ड द लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहां पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर, उस तरफ ये मूव करके चली। अगर अभी ये मूव करके इधर आ गई, हम एक्टिव, अगर ये एक्टिव है तो जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इजीली बाइंड हो सकते हैं नहीं, भाई इस कैविटी में फिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, तो सबस्ट्रेट की क्या हो गई, बाइंडिंग। ठीक है, अभी जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई थी बेटा, इस प्रोटीन के ऊपर किसने काम किया, यहां पर काम किया एंजाइम ने, दैट इज फॉस्फेटेज। दो एंजाइम होते हैं, एक होता है फॉस्फोराइलेज और एक होता है फॉस्फेटेज। दोनों में कंफ्यूजन हो गई, कौन फॉस्फेट को हटाता है और कौन फॉस्फेट को लगाता है। मैंने एक बार आपको शायद पहले भी बताया था, बायोमोलिक्यूल में फॉस्फेटेज क्या हो गया, फॉस्फेटेज है, क्या हो गया, हटेज, हटा एक तरफ, है ना, हटेज, हटाना, तो किसको हटाएगा, वो फॉस्फेट को हटाएगा। तो ये एंजाइम है जो फॉस्फेटेज, वो कहां पे काम करने लग रहा है, इसके ऊपर काम करने लग रहा है। तो फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या करेगा, हटेज फॉस्फेट, फॉस्फेट को वो हटाएगा। फॉस्फेट अगर यहां से हटेगी तो ये फिर से कैसे हो जाएगी, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव हो। पहले सबसेट यहाँ पे बाइंड हो रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर बेटा इसने काम किया, फॉस्फेटेज ने काम किया, तो यहां से फॉस्फेट हट गया, है ना, फॉस्फेट हट गया, और जो इनकी एक्टिव साइट थी जो छोटी थी, जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इजीली बाइंड हो पा रहा था, जैसे वहां से फॉस्फेट हटा तो एक्टिव साइट कैसे हो गई, ब्रॉड हो गई, या फिर बोलोगे कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, और कैसे हो गई, ये इनएक्टिव हो गई। तो जो पहले एक्टिव थी वो यहाँ पर कैसे हो गई, इनएक्टिव। जिस मामले में बोलोगे ये एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा है, ठीक है, इसके साथ में ये चीज अटैच हो रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे काम किया, फॉस्फेट हटा, तो फॉस्फेट के हटते ये जो कंफर्मेशन स्थिति थी वो चेंज, तो ब्रॉड हुई, तो ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही बेटा ये फॉस्फेट हटा, दिस विल अगेन कन्वर्ट इनटू द इनएक्टिव, तो फॉस्फेट हटते ही एक्टिव से कैसा हो गया था यहाँ पर, इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दूं कि एक्टिव से किस में कन्वर्ट होगा, इनएक्टिव, और जैसे इनएक्टिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन चेंज हुई, एक्टिव साइड कैसे हुई, यहाँ पर ब्रॉड हो गई, तो जो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा था वो यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज। तो जो पार्टिकल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, किसकी वजह से आ रहे हैं, प्रोटीन की वजह से आ रहे हैं। प्रोटीन कैसी है, मोबाइल नेचर की है, लगातार सेल मेम्ब्रेन में घूमने लग रही है, एनर्जी की नीड हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। किन दो एंजाइम की नीड हुई है, काइनेज, जो एटीपी को तोड़ेगा, फॉस्फेट को लगाएगा, काइनेज। दूसरा कौन सा है, जो फॉस्फेट को हटाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द कंजप्शन ऑफ द एनर्जी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। तो दिस वन इज द एक्टिव, क्लियर होगा। अभी हमें कंपैरिजन करना है इसको, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसके रिगार्डिंग करना है, कैरेक्टर लिख रखे हैं, किसमें होगा किसमें नहीं। पहला है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसमें मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी और किसमें नहीं थी। क्या डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, फैसिलिटेड में, एक्टिव में, हाईली स्पेसिफिक नेचर, अगर प्रोटीन की नीड है ही नहीं तो क्या कोई स्पेसिफिक नेचर होगा, कोई भी जा सकते भाई। डिफ्यूजन में गैसिक भी जा सकती है, अच्छी भी है, फाउल भी है, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है।
क्या कोई स्पेसिफिक नेचर होगा किसी का? नहीं होगा। तो यहाँ पे नो स्पेसिफिक नेचर। फैसिलिटेटेड डिफिजन मैंने लिखवाया था कि प्रोटीन से रेगुलेटेड है, तो कैसे होगा? स्पेसिफिक नेचर होगा। तो दिस वन इज द स्पेसिफिक नेचर। एक्टिव, ये भी स्पेसिफिक नेचर है, जहां पे प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है वो दोनों के दोनों कैसे हैं? स्पेसिफिक नेचर। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, कि कहां पे सैचुरेशन होगा। अगर कोई प्रोटीन नहीं है, मान लो जैसे आपने कितना भी परफ्यूम ओपन किया, ठीक है, फिर स्मेल किया, तो क्या कभी ऐसा होगा कि उसमें से परफ्यूम पार्टिकल निकलना बंद हो जाए? क्या कभी सैचुरेशन अचीव होगा? नहीं। लगातार एयर क्या करती जाएगी? ब्लो करती जाएगी, तो कभी भी सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेड में भाई प्रोटीन है, अगर प्रोटीन सारी की सारी फिल हो जाए, मैक्सिमम लिमिट तक हो जाए, तो क्या होगा? सैचुरेशन होगा। मान मैं बोलूं कि सेल मेम्ब्रेन में 100 प्रोटीन है और 100 के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम में आ रही है, तो क्या हो गया? सैचुरेशन पॉइंट हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट अचीव होगा। नेक्स्ट वन है अपहिल ट्रांसपोर्ट। हम किसको अपहिल बोले और किसको डाउनहिल बोले? सिंपल डिवीजन डाउनहिल। ये कैसा आपका? डाउनहिल। और ये कैसा आपका? अपहिल। तो बेटा ये कैसा हो गया आपका? डाउनहिल हो गया, ठीक है। ये कैसा है? डाउनहिल है। और ये कैसा है? अपहिल। अगर अपील के रिगार्डिंग बोले तो हम लिख सकते हैं नो, नो और यहाँ पे यस, ठीक है। किसके रिगार्डिंग बोलूं मैं? अपील के रिगार्डिंग। क्या अपील प्रोसेस है ये? नो। फैसिलिटेटेड डिफिजन? नो। और यहाँ पे एक्टिव? ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप नो नो ऐसे करते हो। उसके बाद में बात आती है रिक्वायर्ड एटीपी, एनर्जी की बात आती है। ये दोनों की दोनों किसके टाइप है भाई? आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है। अगर बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके टाइप है, तो क्या एनर्जी का कंजम्पशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम एटीपी के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर नो एटीपी कंजम्पशन। फैसिलिटेटेड में भी बोला था कि जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का वो हायर टू लोअर होगा, प्रोटीन की नीड होगी, बट वहां पर एटीपी खर्च नहीं होगी, तो यहाँ पर भी नो। एक्टिव में एटीपी कहां पर खर्च हो रहा था? To convert the inactive protein into active. Which enzyme is responsible? Kinase. Which break the ATP into? ATP plus में phosphate. Phosphate get bind with the inactive protein, make it the active. तो उसको एक्टिव है इनएक्टिव करने के लिए क्या चीज रिस्पांसिबल है? फॉस्फेट ग्रुप रिस्पांसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। देखो अभी ध्यान, मूवमेंट की बात हो रही है। सिंपल डिफिजन में क्या प्रोटीन नहीं बोलती? तो क्या मूवमेंट की कोई बात आएगी? यहाँ पे फैसिलिटेटेड में बेटा प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट थी, बट क्या वो प्रोटीन मूव कर रही थी? चैनल प्रोटीन फिक्स थी। कैरियर प्रोटीन एक जगह पर रह के करने लगी, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रही थी? नहीं। मैंने एक वर्ड यूज किया था मोबाइल नेचर, है ना। तो यहाँ पे मैं मूवमेंट के साथ में कर लूं मोबाइल नेचर। किसके अंदर मोबाइल नेचर होगा? किसमें? एक्टिव। क्या फैसिलिटेटेड में मोबाइल नेचर होगा? नो। बट इन केस ऑफ एक्टिव प्रोटीन लगातार क्या करती थी? सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट करने लगती थी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आती। तो इसके अंदर मोबाइल नेचर होगा, मूवमेंट हो कर पाएगी। एंड द लास्ट वन इज द रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर। प्रोटीन इनहिबिटर का मीन वो सारे के सारे फैक्टर जो प्रोटीन को इनएक्टिव करते हैं, दे आर नोन एज द प्रोटीन इनहिबिटर। दे मे बी टॉक्सिक सब्सटेंस, मे बी हेवी मेटल्स और मे बी इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अगर मान लो कोई टॉक्सिक डाला जा रहा है जो प्रोटीन को इनहिबिट करता है, ठीक है। लास्ट में नितिन पहले समझ ले बाद में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर की, हमने कोई एक ऐसा इनहिबिटर डाला कि जो प्रोटीन को इनहिबिट करता है, रोकता है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगा? अफेक्टेड होगा वहां पर। तो वहां पर इन तीनों में से किसके ऊपर इनहिबिटर का इफेक्ट होगा? क्या डिफिजन पे कोई इफेक्ट होगा? प्रोटीन पे नहीं, तो प्रोटीन इनहिबिटर का तो कोई रोल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो। फैसिलिटेटेड पे यस सर। यस सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। भाई प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है, कैरियर है, टनल है।
मान लो मैं यहाँ पे कोई टॉक्सिन डालूं जो कैरियर प्रोटीन को खराब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा? नहीं होगा। तो अफेक्टेड हुआ या फिर नहीं हुआ? अभी बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ पर गेट अफेक्टेड बाय द इनहिबिटर। इन केस ऑफ द एक्टिव, वही प्रोटीन की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी तो दिस वन इज द कंपैरिजन बिटवीन द सिंपल डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन एंड द एक्टिव। ठीक है, विद रिगार्डिंग दिस। आपको कई बार नीट एग्जाम में या तो क्या बोलते हैं मैच करने के लिए दे सकते हैं। कोई भी 3-4 फैक्टर इधर से उठाएंगे और आपको यहाँ से मैच करने के लिए बोलते हैं कौन से सही और कौन से नहीं है। ठीक है, जैसे मान में ये बोले कि यहाँ से आपके 3 ऑप्शन उठा के दे दिए और एक आधे में कोई चेंज कर दिया और पूछ ले कि विच वन मैचिंग इज द करेक्ट। ठीक है, तो फिर आपको क्लियर होगी कि किसके अंदर यस और किसके अंदर नो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कंपैरिजन तीनों के बीच में। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अभी हमारा एक फैक्टर या फिर एक टाइप और बचता है ओस्मोसिस, है ना। पैसिव के अंदर हमने बोला था कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। एक्टिव हम पढ़ चुके हैं, पैसिव के 2 टाइप पढ़ चुके हैं। एक टाइप है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस सिंपल सा प्रोसेस है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन्होंने था ओस्मोसिस। बट उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे हमें डीपीडी समझना है, ओस्मोटिक प्रेशर समझना है, ओस्मोटिक पोटेंशियल समझना है। तो उन चीजों को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के टाइप्स, उसके बाद में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स। मेम्ब्रेन आप पढ़ो कि जो मेम्ब्रेन है दे हैव द डिफरेंट टाइप्स। मेम्ब्रेन में भी परमेबल, में भी इम्परमेबल, में भी सेमी परमेबल और में भी सेलेक्टिव परमेबल, 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं। इसी तरीके से बेटा आप सॉल्यूशन के टाइप भी पढ़ते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो पहले आते हैं परमेबल, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी इम्परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। अभी जो ये 4 टाइप्स है वो बेसिस पे कि वो किस चीज को अलाउ करते हैं और किसको नहीं करते। जिसमें मैं बात करूं कि परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करे, है ना, दोनों को अलाउ करे, किसी को भी ना रोके, उसको आप क्या बोलोगे? परमेबल। तो अलाउ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों को ये अलाउ करते हैं, किसी को भी ये डिबेट नहीं करते। तो जैसे मैं आप बोल दूं कि प्राइमरी सेल वॉल, प्लांट में हमने पढ़ा होगा सेल वॉल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है वो परमेबल नेचर की, वाटर और सॉल्यूट दोनों चीजें की हो सकती है, इजीली पास हो सकती है। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो ना तो सॉल्यूट को अलाउ करे और ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करे, किसी भी चीज को ना जाने दे, वो क्या कहलाएगी आपकी? इम्परमेबल। तो इनहिबिट बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ना तो वो सोल्यूट को अलाउ करेंगे और ना ही वो सॉल्वेंट को, तो उसको आप क्या बोलोगे? इम्परमेबल। इम्परमेबल की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी वाला चैप्टर थोड़ा सा याद करें। आपने वहां पर पढ़ा था कि सेकेंडरी कैम्बियम या सेकेंडरी कोर्टेक्स के बाहर एक लेयर बनी हुई थी कोर्क, ठीक, क्या है? कोर्क में डिपोजिशन हुआ था किसका? सुब्रिन का डिपोजिशन था। और जहां पे सुब्रिन का डिपोजिशन होगा दैट कोर्क विल बी इम्परमेबल फॉर द वाटर एंड द गैसेस। अगर वो मेम्ब्रेन वाटर गैसेस के लिए इम्परमेबल है तो क्या सोल्यूट पास होगा भाई? तब उसमें से गैस ही नहीं जा पा रही है, जो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल है, वाटर ही नहीं जा पा रहा है, तो क्या सोल्यूट अलाउ होगा? तो वो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करने लगेगा। इसी तरीके से देखो आपने एक पढ़ी थी एंडोडर्मिस, रूट के केस में वहां पर डिपोजिशन था किसका? सुब्रिन का। और तब सुब्रिन का डिपोजिशन होता है तो वहां पर एक स्ट्रिप बनती है विच वाज डिस्कवर्ड बाय द कैस्पर, और जिसको क्या बोला गया था? कैस्पर स्ट्रिप बोला गया। तो जो कैस्पर स्ट्रिप है दैट इज आल्सो द इम्परमेबल फॉर द वाटर। उसमें कुछ पासे सेल होती है जो जाइलम से कनेक्टेड रहते हैं और वो उस चीजों को पास करते हैं। ठीक है, तो इम्परमेबल के अंदर ना तो सोल्यूट जाएगा ना ही सॉल्वेंट जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोर्क और
कैस्पेरियन स्ट्रिंग। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहां पर क्या आ गया था आपका प्राइमरी सेल। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे, अभी सिर्फ जनरल फीचर डील करेगा। सेमी परमेबल, सेमी का मतलब हाफ, जो दो चीजों में से एक को अलाउ करे और एक को ना करे। तो किसको अलाउ करेगा और किसको नहीं? तो अलाउ द सोलवेंट बट नॉट द सोल्यूट। वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सोलवेंट को तो जाने दे बट सोल्यूट को ना जाने दे, उसको रोक ले, उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल बोलते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट हैव द बोथ नेचर, सेमी परमेबल एंड द सेलेक्टिव परमेबल। एनिमल की हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर दोनों तरह के नेचर है, सेमी परमेबल भी और सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है, तो अलाउ ओनली सोल्यूट को अलाउ करेगी क्या? नहीं, किसको अलाउ करेगी? तो अलाउ ओनली सोल्यूट, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट को अलाउ। यहां पर अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पे हमें सबसे ज्यादा एग्जांपल देखने हो, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही टर्म काम में आएगी तब आपको ऑस्मोसिस पढ़नी है। तब ऑस्मोसिस का पढ़ते हो तो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड का यूज करते हो। तो एक एक्सपेरिमेंट दे रखा पोटैटो वाला, शायद मैंने आपको लैब में भी करवाया था कि आप एक पोटैटो को पील करते हैं, बीच में कैविटी क्रिएट करवाते हैं। तो जो पोटैटो की वाल है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक आप 10th में पढ़ते हो आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलाइजर, है ना। तो आर्टिफिशियल किडनी में भी जो छोटी छोटी ट्यूब बनाई जाती है जिसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो करता है प्योर, तो उसके अंदर सेलोफेन की ट्यूब होती है जो कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। यूरिन ब्लैडर, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसल्फेट की मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी की आपकी सेमी परमेबल नेचर की। तो यहां पर मैं सिर्फ एक दो ही लिखता हूं, यहां पर यूरिन ब्लैडर, सेलोफेन, ये सेमी परमेबल है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी कैसी है? सेमी परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल का मतलब वो मेम्ब्रेन जो चीजों को सेलेक्ट करे, जो नीड होगी सेल के लिए उसको तो अंदर लेके आएगी, जो सेल के लिए एक्स्ट्रा या फिर वेस्ट है उसको क्या कर देगी? बाहर कर देगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। भाई किस चीज को अंदर लेना और किसको बाहर निकालना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेल की नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो चीजों को सेलेक्ट करने लगे कि किसको अंदर करना और किसको बाहर। तो दैट्स राइट, दैट इज द सेलेक्टिव परमेबल। तो एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है दैट हैव द बोथ नेचर, सेमी एंड द सेलेक्टिव। तो सेलेक्ट द molecules according to requirement of cell। चीजों को बाहर भी कर सकती हो और अंदर भी कर सकती हो, लेकिन उस सेल की नीड के अकॉर्डिंग या फिर उसकी एक्सेस के ऊपर वो डिपेंड करेगी। तो यहां पर क्या जाएगा? सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल, वो कैसी है? सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है, तो यहां पर ये 4 बेसिक टाइप की मेम्ब्रेन हुई, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव। ठीक है, अब इनके बीच में एक बार कंपैरिजन टेबल और देखते हैं कि कौन सोल्यूट को अलाउ करेगा, कौन सोल्वेंट को, कौन गैसेस को करेगा, कौन रोकेगा, वो चीजें तो देखिए सबसे पहले अभी देखते हैं कंपैरिजन तीनों जो मेम्ब्रेन थी या फिर जो चारों को ले लेते हैं with regarding to the solute, solvent, ion, gases, DNA और एंजाइम के रिगार्डिंग कि कौन अलाउ करेगा और कौन नहीं करेगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? परमेबल। परमेबल होती है जो सभी चीजों को क्या कर देती है? अलाउ कर देती है। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं कि किसको अलाउ करेगी और किसको नहीं, क्योंकि परमेबल तो वो थी जो सभी को अलाउ करे। तो अगर सभी को अलाउ करे तो सभी के सामने टिक का साइन लगा देंगे कि सभी को ये चीज क्या करेगी? अलाउ करेगी। ठीक है, परमेबल है सारी सारी। इम्परमेबल है, अगर वो वाटर को अलाउ नहीं करेगी तो क्या वो आयंस को, डीएनए को, एंजाइम्स को अलाउ करेगी? जो आयन से काफी ज्यादा बड़े साइज के, क्या उनको अलाउ करेगी? नहीं करेगी। तो इसमें भी समझने की कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सामने क्या कर दोगे? क्रॉस कर दो, किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी मेम्ब्रेन है कौन सी? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल वो जो किसको अलाउ करी थी? सॉल्वेंट को।
सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। सॉल्यूट को अलाउ करेगी क्या? नहीं करेगी। आयंस को अगर आयंस ऊपर नीचे कर अच्छा सोल्यूट है तो सोल्यूट को अलाउ नहीं कर रही है, सॉल्वेंट को क्या करेगी? अलाउ करेगी। आयंस बेटा अगर आयंस डिसॉल्विंग फॉर्म में है तो यहाँ पे आयंस को भी अलाउ नहीं करेगी क्योंकि सोल्यूट है। गैसेज अगर इसमें डिसॉल्विंग फॉर्म में है तो क्या कर देगी? अलाउ कर देगी। ठीक है, ध्यान देना, सोल्यूट को अलाउ नहीं कर देती भाई, आयन से क्या बनते हैं? इस तरीके से सोल्यूट बनते हैं, तो दोनों को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सॉल्वेंट को क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। गैसेस को अलाउ करेंगे रूप इसमें डिसॉल्विंग फॉर्म में, तो यहाँ पर गैसेस के लिए क्या कर दे? ये तो गैसेस का, तो यहाँ पर अलाउ कर दे। देने आने को नहीं करेंगे और ना ही वो जो छोटे साइज के पार्टिकल उनको अलाउ करेंगे और बाकियों को नहीं करेंगे। अभी बात आती है लास्ट, सेलेक्टिव परमेबल। जनरली किसको अलाउ करते हैं, किसको नहीं करते। तो जो सेलेक्टिव परमेबल है सोल्यूट को अलाउ कर देगी, सॉल्वेंट को अलाउ कर सकती है, आयंस को अलाउ कर सकती है। ठीक है, बट जो लास्ट 3 फैक्टर है इनको अलाउ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि नीड की बात आ रही है, तो मेनली जो आपसे पूछे जा सकते हैं कोई 3 मेंब्रेन के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं कि कौन किसको अलाउ करता है, किसको नहीं। बड़ा सिंपल से, परमेबल सभी को अलाउ करेगा, इम्परमेबल किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, सभी के सामने सोल्यूशन आएंगे। और सेलेक्ट सेमी परमेबल में हम बोलते हैं सॉल्वेंट अलाउ करते हैं, सॉल्वेंट में अगर गैसेस डिसॉल्व है तो अलाउ हो जाएगी, नहीं तो वो नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन।